वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्लास नंबर 13 है आपकी एमसीआरई 2024 की। ग्रुप 2 की प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें आपका AAO असिस्टेंट, जूनियर एडमिन ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, असिस्टेंट एनएस, ये वाली पोस्टें हैं। लेवल 6 लेवल 7 की पोस्टें हैं। क्लास नंबर 12 में आपको रिजर्वेशन रूल्स के बारे में कुछ बेसिकली बताया गया। तो ये जो क्लास है 13, इसमें रिजर्वेशन रूल्स हम खत्म कर देंगे और साथ के साथ में नेक्स्ट कोई टॉपिक जरूर आपको करवाएंगे इस क्लास में। तो अगर अभी तक आपने मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज नेक्स्ट क्लासेस आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो क्लास 13 स्टार्ट करते हैं। 13 में डिसेबिलिटी की बात करेंगे। अब जो रिजर्वेशन है हमारा वो आएगा डिसेबिलिटी का रिजर्वेशन। ठीक है, ये वर्ड आपने कहीं पढ़ा होगा, PWBD। इसका मतलब होता है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करेंगे। ये क्या होता है, क्यों ये बनाई गई है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, क्यों जो ये रिजर्वेशन है PWBD का रिजर्वेशन, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो, सबसे पहले तो इसलिए पड़ी ताकि नॉन डिस्क्रिमिनेशन रह सके। यानी कोई डिसेबल कैंडिडेट है तो उसको ये ना लगे कि मैं डिसेबल हूं, इस वजह से मैं गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, एक तो ये खत्म करने के लिए होता है, मेन जो है मकसद नॉन डिस्क्रिमिनेशन है। एक जो चीज है आपको नोट करनी है वो ये करनी है, क्या नोट करनी है कि अगर इनकी जो प्रमोशन होगी ना, तो कोई भी प्रमोशन कांट बी डिनाइड, उसको मना नहीं कर सकते, डिनाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी। आप किसी को विकलांगता का बहाना देकर उसकी प्रमोशन को रोक नहीं सकते। और नॉन डिस्क्रिमिनेशन अमंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए आपके रिजर्वेशन रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो कितने रिजर्वेशन रूल्स हैं, कितने परसेंट पोस्टें रिजर्व होती हैं, ये सब हम डिस्कशन करेंगे। ओके, चलो, देखने वाली बात यह है कि अब मैं आपको समझाऊंगा एक तरह से कि 100 पॉइंट का रोस्टर। ठीक है, 100 पॉइंट का रोस्टर मेंटेन करना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को मेंटेन करना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को। ठीक है, किसके लिए मेंटेन करना चाहिए, फॉर फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए। मिनिमम है 1 ईच 4। अब यहां पे मैं ग्रुप लिखूंगा, ग्रुप ए, नेक्स्ट लिखेंगे हम ग्रुप बी, और इससे नेक्स्ट लिखेंगे हम ग्रुप सी। इन पोस्टों में मिनिमम, ठीक है, बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से 1 कैंडिडेट को, जो सीट को हमें क्या करना है, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए ईयर मार्क करना होता है मिनिमम 100 पॉइंट में। तो ये 100 पॉइंट का मैं आपको बेसिकली समझाता हूं। 100 पॉइंट होता कैसे है, 100 पॉइंट्स। ठीक है, इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, 4 ब्लॉक्स के अंदर तोड़ोगे। तो देखो बच्चों, 4 ब्लॉक्स में क्या होगा, 4 ब्लॉक्स में होगा आपका जो पहला ब्लॉक होगा, दूसरा ब्लॉक होगा, तीसरा ब्लॉक होगा और चौथा ब्लॉक होगा। तो पहला जो ब्लॉक है वो 1 पॉइंट से लेके 25 पॉइंट तक, दूसरा है वो 26 पॉइंट से लेके 50 पॉइंट तक, तीसरा है वो 51 पॉइंट से लेके 75 पॉइंट्स तक, और चौथा है वो 76 से लेके 100 पॉइंट तक। क्लियर है। इसमें क्या होगा, अब मैं आपको बताऊंगा यहां पे रिजर्व्ड पोस्ट फॉर फिजिकली यानी बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है जी, देखो 1 से 25 में पहली पोस्ट रिजर्व हो जाएगी, पहला पॉइंट। इसमें आपका 26वां पॉइंट हो जाएगा, इसमें आपका 51वां पॉइंट हो जाएगा, इसमें आपका 76 पॉइंट। तो ये बात
तो ये बात आपने क्लियरली समझी। 1 से 25 वाले जो ब्लॉक है इसमें पहली पोस्ट को रिजर्व करा जाता है, 26 से 50 में 26 वाली को, 51 से 75 में 51 को, और 76 से 100 में 76 को। अब ये पोस्टें क्या होंगी, ये ईयर मार्क होंगी। समझना इस चीज को, ईयर मार्क क्या होता है। ईयर मार्क्ड पोस्ट, इन पोस्टों पे जो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा वो डिसेबिलिटी का ही होना चाहिए, नहीं होगा तो पोस्ट वेकेंट रहेगी और नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट ईयर है उसमें इसको ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझानी थी। एक रूल और आता है डिसेबिलिटी के एक्ट के अंदर। कौन सा रूल है, वो है आपका रूल नंबर 20। ठीक है, अब ये सीसीएस का नहीं है, ये है राइट ऑफ जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है ना, राइट ऑफ फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, उसका जो एक्ट है 2016 का। उसके अंदर एक चीज मेंटेन है, लिखी हुई है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी चाहिए पोस्टिंग एंड ट्रांसफर के लिए, किसके, फिजिकली डिसेबल्ड एम्प्लॉइज की। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये यही बोलते हैं कि पॉलिसीज टू बी मेड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, तो रूल नंबर 20 है ये। वैसे आपने बेसिकली याद रखना है, कल को अगर पूछें कि पॉलिसीज टू बी मेड फॉर फिजिकली डिसेबल्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो इससे आपको ये पता लगेगा जो पॉलिसीज बनानी है फिजिकली डिसेबल्ड के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, वो कौन से रूल नंबर में मेंशन है, राइट ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में। तो आप बता दो रूल नंबर 20 के अंदर ये चीज मेंशन है, और जरूरी भी है आपको समझाना ये। ठीक है, अब एक आपने पेपर में एडवर्टाइजमेंट में जरूर पढ़ा होगा, एक तरह का मैं अभी बताऊंगा आपको लिख के, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। अब ये होते कौन कौन से, तो देखो पहले वर्टिकल समझेंगे। एससी का हो गया, एसटी का हो गया, ओबीसी का हो गया, ये सारी चीजें जो रिजर्वेशन है ना, ये आपका वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल में कौन सा आ जाता है, हॉरिजॉन्टल में आता है जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन का जो भी पढ़ाया, और एक आपका एक्स सर्विसमैन का, ये आपका आ जाता है बच्चों किसमें, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई आपको ये बात, जो अभी हमने आपको फिजिकली डिसेबिलिटी का बताया। नेक्स्ट आगे आपको एक्स सर्विसमैन के भी एक दो पॉइंट है जो जरूरी है, वो बताएंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, तो आपने याद रखना है। ठीक है, कि कौन सा वर्टिकल होता है, कौन सा हॉरिजॉन्टल होता है, अगर आपसे पूछा जाता है तो। चलो जी, अब कुछ और इंपॉर्टेंट है जो आपको लिए बताना है। अब आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर्सन पे। स्पोर्ट्स पर्सन कौन से, मैरिटियस, मैरिटियस जो है आपके स्पोर्ट्स पर्सन, उनका जो अच्छे खिलाड़ी हैं नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनको जॉब का प्रावधान है, लेकिन ग्रुप सी के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में केवल ग्रुप सी के अंदर आप उनको पोस्ट दे सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, इनका एज रिलैक्सेशन कितना होता है, एज रिलैक्सेशन 5 साल का मिलता है। ठीक है, बट अगर कोई एससी कैंडिडेट है तो क्या होगा, 5 का स्पोर्ट्स का और 5 का एससी वाला 10 साल का मिलेगा। ओबीसी का है वो स्पोर्ट्स पर्सन, तो 5 का स्पोर्ट का, 3 का ओबीसी का, 8 साल का मिलेगा। ये बात आपको जरूर याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो रिजर्वेशन है वो कहां एप्लीकेबल है मेरिटियस का, ग्रुप सी पोस्ट के अंदर। ठीक है, ग्रुप सी पोस्ट। चलो, हो गया क्लियर। अब एक्स सर्विसमैन का बता देते हैं आपको। तो अब बच्चों आपको ईएसएम का बता देते हैं, यानी कि एक्स सर्विसमैन का। तो इनका रिजर्वेशन होता है। ठीक है, तो नोट करेंगे हम ये चीज, ग्रुप सी पोस्ट। तो ग्रुप सी पोस्ट में होता है इनका 10% रिजर्वेशन। ठीक है जी,
और आ जाएगा आपका ग्रुप डी, जो अभी है नहीं वैसे, जो एमटीएस टाइप की चीजें थी ये आपका ग्रुप डी के अंदर थी, तो ये इसमें 20% का प्रावधान है इनका रिजर्वेशन। ठीक है जी, चलो हो गया आपको ये बात के लिए। अच्छा, इनको रिजर्वेशन, क्वेश्चन पूछता हूं आपसे अब, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, प्रमोशन फॉर एक्स सर्विसमैन, तो यहीं पे हम आंसर लिख देते हैं आपके सामने, तो जवाब होगा मोटे मोटे अक्षरों में नहीं। तो बच्चों इनको रिजर्वेशन मतलब प्रमोशन में नहीं मिलता, किसको? एक्स सर्विसमैन। ये बात हमने आपको क्लियर कर दी। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, कोई एक्स सर्विसमैन अगर, अब उसको रीअपॉइंटमेंट कहते हैं ना, री एम्प्लॉयमेंट, सॉरी री एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, री एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, ठीक है, सिविल पोस्ट ज्वाइन कर लेता है, सिविलियन, सिविलियन पोस्ट ज्वाइन, रिटायरमेंट के बाद आर्मी से या डिफेंस से, तो वो ज्वाइन कर लेता है सिविलियन पोस्ट, तो अब उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब उसको इसके बाद ईएसएम का जो कोटा है एक सर्विसमैन का, क्या वो मिलेगा? तो इसका साफ साफ सॉल्यूशन है नहीं। ठीक है, यानी बच्चों इसमें कहने का मतलब ये है, अगर कोई एक सर्विसमैन री एम्प्लॉय हो जाता है अपने रिटायरमेंट के बाद, तो सिविलियन पोस्ट वो ज्वाइन कर लेता है, अब उसको इसके बाद एक सर्विसमैन का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, मतलब वन टाइम होता है, आपने जब जॉब ज्वाइन कर ली उसके बाद आपको नहीं मिलता है। क्लियर हो गया? अब एक डिस्कशन करेंगे जो लास्ट करेंगे, थोड़ा बड़ा होगा, वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है, बट वो करेंगे हम आपसे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की बात, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, ठीक है, किसकी होती है ये? डिपेंडेंट की होती है। अब डिपेंडेंट की परिभाषा हम आपको बार बार नहीं बताएंगे, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कोई लीगल हायर वो हो सकता है, बट कंपैशनेट अपॉइंटमेंट क्या होती है? ठीक है, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट इज कंपैशनेट अपॉइंटमेंट? ठीक है, अब सबसे पहले इसकी एप्लीकेबिलिटी देख लेंगे, उसी से हमें समझ आ जाएगा कि क्या होता है। देखो जी क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो डाई कर जाए इन सर्विस, डाई इन सर्विस शॉर्ट में लिखा है हमने, उसको मिल जाती है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट उसके डिपेंडेंट को, या वो मेडिकल बेसिस पे रिटायर हो, मेडिकल बेसिस पर रिटायर, मतलब अब वो एलिजिबल नहीं है काम करने के लिए, तो सरकार क्या करती है, मेडिकल बेसिस पे उसको रिटायर कर देती है जब उनकी उम्र 55 साल हो जाती है। ठीक है, 5 साल पहले ही रिटायर कर देती है। 57 साल का जिक्र है, वो ग्रुप डी के केस में था, अगर कोई एमटीएस वगैरह है तो, ठीक है, बट आप ये याद रखेंगे 55 ईयर के आसपास उनको मेडिकल बेसिस पे रिटायर कर देते हैं, तो भी उनके डिपेंडेंट कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अब अगर कोई सिविलियन है या मेंबर है, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड फोर्स का जो कोई मेंबर है, अगर वो डाइज इन सर्विस हो जाता है तो उनको मिलेगा ये, या वो किल्ड इन एक्शन हो जाता है, ठीक है, उसमें मारा जाए, या फिर मेडिकली जो बोर्ड है वो उसको अनफिट कर दे सिविल एम्प्लॉयमेंट के लिए, मेडिकल बोर्ड अनफिट हिम, ये सिविलियन हटा दो, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स समझो आप, मेडिकल बोर्ड अनफिट कर देता है फॉर सिविल जॉब के लिए, कि भाई अभी सिविल जॉब भी नहीं कर पाएगा, तो ये सारे केसेस में वो बंदा एलिजिबल होता है, उसका जो डिपेंडेंट है वो एलिजिबल होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट क्या है। अब एक नई चीज है जो नोट करनी है,
फरवरी से याद रखना, फरवरी चल रहा है इस बार, तो 25 फरवरी 2015 से मैरिड जो सन है ना, पहले मैरिड सन का नहीं था शायद प्रोविजन, मैरिड सन भी कंसीडर किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। ठीक है, हुआ क्लियर? 25 फरवरी 2015 से हुआ है ऐसा कि मैरिड सन को भी कंसीडर किया जाता है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए। ये बात आपको इतनी क्लियर हो चुकी? चलो अब नेक्स्ट आपको समझाते हैं। मिसिंग का केस हो कोई, मिसिंग एम्प्लॉय, ये कहानी थोड़ी सी अलग है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है, मिसिंग एम्प्लॉय है और आफ्टर 2 years ऑफ मिसिंग हो जाते हैं, तब एलिजिबिलिटी बनती है उनके डिपेंडेंट की। बात आपको क्लियर हुई बच्चों कि आफ्टर 2 year ऑफ मिसिंग अब एलिजिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो हम सिंपल यहां पे लिख देते हैं कंसीडर ओनली आफ्टर 2 year ऑफ मिसिंग। इसके प्रूफ क्या होंगे? प्रूफ ये होगी कि FIR हुई और नहीं मिले। कौन नहीं मिले? जो मिसिंग एम्प्लॉय है। एक पॉइंट तो ये रहेगा। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 2 साल उनके पड़े हो रिटायर होने के लिए। 2 साल उनके, कम से कम 2 साल बचे हों रिटायरमेंट के लिए, और वैसे मिसिंग है भाई अगला, तो भी डिपेंडेंट को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल किया जाता है। तीसरा केस क्या होता है? तीसरा केस ये होता है जो भी अथॉरिटी है, तो इस केस में हम क्या वर्ड यूज करते हैं? कंपीटेंट अथॉरिटी। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है, HOD है, जो भी है वो कंपीटेंट अथॉरिटी रहेगा। तो कंपीटेंट अथॉरिटी अगर माने कि जो केस है वो जेन्युइन है, मतलब बिल्कुल ठीक है, तो भी उस केस में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी बन जाती है। हो गया क्लियर? तो बच्चों मिसिंग एम्प्लॉय का केस हमने आपको समझाया, 2 साल की मिसिंग हो, FIR हुई और उसके बाद वो नहीं मिले, कम से कम 2 साल बचे हों या फिर उनके रिटायरमेंट में, या कंपीटेंट अथॉरिटी माने कि इनका केस जेन्युइन है, तो मिसिंग एम्प्लॉय के केसेस में भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का प्रोविजन होता है। ठीक है जी, क्लियर होगी आपको ये बात? अब बात करेंगे कि कौन सी पोस्ट पे उनको अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, ये बच्चों यहां पे लिख देता हूं मैं, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। ठीक है जी, तो ओनली फॉर ग्रुप C पोस्ट। इसमें बच्चों आप मेन मुद्दा समझो कि जो ग्रुप C की पोस्ट के लिए ही कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में एलिजिबल होता है। अगर मान लो उनके फादर कोई ऑफिसर हैं, A क्लास ऑफिसर, ठीक है, और कंपैशनेट का केस बनता है, तो ऐसा नहीं है उनको B क्लास मिल जाएगी, C क्लास ही मिलेगी। C क्लास में आपको पता है कहां तक आ जाती है पोस्टें? C क्लास में आपकी 1800 ग्रेड पे से लेके 2800 ग्रेड पे तक की पोस्टें C क्लास के अंदर आ जाती है। मतलब कि आपको वो एक अटेंडेंट या MTS से लेके आपको LDC UDC तक बना सकते हैं। ठीक है, एक तरह से सिंपल सा एग्जांपल है जो आपको समझाने के लिए बताया। हो गया क्लियर? अब आ जाएगी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा उनको अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, तो देखो अपॉइंटिंग अथॉरिटी अलग अलग होती है कंपैशनेट में। अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। ठीक है जी, समझो इस पॉइंट को। कौन कौन सी होंगी? अगर कोई मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, तो इसमें होता है लगभग जॉइंट सेक्रेटरी लेवल या सेक्रेटरी, इससे ज्यादा नहीं, तो वो हो जाएगी कंपीटेंट अथॉरिटी। और एक अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का केस है, यानी कि डाक विभाग का, ठीक है, तो इसमें इनके सर्कल ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि रिस्पेक्टिव सर्कल सिलेक्शन कमेटी। ठीक है जी, इनकी जो CSC होती है ना, जो सर्कल सिलेक्शन कमेटी, वो डिसाइड करती है, फिर वो होती है अपॉइंटिंग अथॉरिटी।
और अगर कोई ऑफिस अटैच्ड ऑफिस है या किसी बड़े ऑफिस का सब ऑफिस है, तो उस केस में कौन होता है? उस केस में होता है एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की डेफिनेशन सप्लीमेंट्री रूल 2 में 10 ऑफ में मेंशन्ड है आपके। ठीक है, ये चेक कर लेना, सप्लीमेंट्री रूल नंबर 2 ऑफ 10 में एचओडी के बारे में बताया गया है। ठीक है जी, हो गया क्लियर आपको? अब देखो एज, कंपैशनेट का ही चल रहा है सारा का सारा जिक्र। एज कितनी होनी चाहिए जो बंदा सेलेक्ट होगा? तो मिनिमम है भाई 18 साल से कम तो वो होना नहीं चाहिए, और मैक्सिमम रिलैक्सेबल है बाय अथॉरिटी। ठीक है, मैक्सिमम का कोई ऐसा रूल नहीं है, वो रिलैक्स कर सकते। तो ये बात आपने सिंपल सी समझनी है कि मिनिमम 18 साल एज होती है और मैक्सिमम रिलैक्सेबल है वो अथॉरिटी के द्वारा आपको दी जाती है। ये बात आपको क्लियर होगी है। अब ये है कि ये होता कितना है। ठीक है, अगर इसको परसेंटेज में पूछे हम, अब इसको पूछना हो कि परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन कितना होता है, तो बच्चों ये 5% ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज का होता है। ठीक है, कितना होता है? मैक्सिमम है ये, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्लियर हो गया? 5% ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज का होगा ये। ठीक है, अब हम रोस्टर की भी बात कर रहे हैं साथ के साथ, तो इसके लिए भी रोस्टर की बात कर लेते हैं। रोस्टर का क्या बनेगा? जैसे ये जनरल है, ये एससी है, ये एसटी है, ये ओबीसी है। इनमें से मान लो एसटी का सिलेक्ट हुआ कैंडिडेट, जनरल का भी हो सकता है, कंपैशनेट फैमिली वाला जो होगा वो उस केस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और अगर यूआर का सिलेक्ट हुआ तो क्या होगा? जो इनका रिजर्वेशन का रोस्टर बनेगा ना, वो उसी कैटेगरी में एडजस्ट होगा, यानी कि एसटी कैटेगरी में एडजस्ट होगा। और अगर जनरल का सिलेक्ट होता है तो जनरल में एडजस्ट होगा। ठीक है जी, यानी कि बात आपको इतनी समझनी है कि अगर फैमिली का मेंबर एससी का है, जो डेथ हुई है किसी की या मेडिकली डिबार हुआ है, तो उनका जो डिपेंडेंट है वो भी उसी कैटेगरी का होगा। तो उसी कैटेगरी में ही रिजर्वेशन जो रोस्टर है उसमें ही एडजस्ट किया जाएगा। अलग से कोई कंपैशनेट वाला रिजर्वेशन का पॉइंट नहीं लिखा जाता उसमें अलग से। ठीक है, तो उसी कैटेगरी के अंदर उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं अभी आपसे। ठीक है, आंसर देने की कोशिश करना, वैसे आंसर क्लास में ही आपको मिल जाएगा। कोई विडो है, ठीक है, विडो विधवा को बोलते हैं। ठीक है, उनको अपॉइंट किया गया है, अपॉइंट किया गया ऑन कंपैशनेट ग्राउंड, इस ग्राउंड पे, इस बेसिस पे उनको सिलेक्ट कर लिया गया विडो को। अब अगर ये सर्विस में रहकर जॉब कर रहे हैं मान लो, तो ये सर्विस में रहकर रीमैरिज कर ले, दोबारा से इन्होंने क्या कर लिया? शादी, तो यानी तब कंटिन्यू रहेगी या नहीं? क्या कंटिन्यू? सर्विस। दो इसका आंसर आप लोग। मेरा बच्चों मेन मकसद आपको समझाना यही है। विडो है, कोई अपॉइंट कर लिया कंपैशनेट ग्राउंड पे, वो सर्विस में रहकर रीमैरिज अगर कर ले तो क्या कंटिन्यू रहेगी उसकी सर्विस? तो क्वेश्चन है, समझाया आपको देसी लैंग्वेज में, तो इसका आंसर होगा नो या यस। बताओ, अब अपना अपना जवाब दिया होगा आपने, अभी नो को कट कर दो, सर्विस उसकी कंटिन्यू रहेगी। तो ये केस स्पेशल है, आपने याद रखना है। किसी किसी को लगेगा शायद कंटिन्यू नहीं रहेगी, क्योंकि जब उनको जॉब मिली थी तो विडो के बेसिस पे मिली थी, ना कि रीमैरिज के बेसिस पे मिली थी। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, सर्विस उनकी कंटिन्यू रहेगी। तो रिजर्वेशन वाला जितना जितना हमने समझाना था आपको कर दिया कंप्लीट। ठीक है जी, अब थोड़ा सा एक नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास समझ लो आप इसको शायद, या जैसे मर्जी। कन्फर्मेशन आफ्टर प्रोबेशन। आप लोग अगर डब्ल्यू सेलेक्ट हो गए, या आप असिस्टेंट सेलेक्ट हो गए, या आप ऑफिस असिस्टेंट सेलेक्ट हो गए, या आप जाओ सेलेक्ट हो गए, तो आप प्रोबेशन पीरियड में रहोगे। और प्रोबेशन में आपको बता देता हूं 2 साल का है आपका मिनिमम। तो कन्फर्मेशन के बाद में प्रोबेशन के बाद में कन्फर्मेशन कैसे होती है,
इसके कुछ पॉइंट में ही आपको मैं समझा दूं। ठीक है, आप मान लो आपकी ज्वाइनिंग एक तरह से हो जाती है अप्रैल के अंदर, केस को समझना आप, अप्रैल 2026 में, तो 2 साल आपके खत्म हो जाएंगे मार्च या अप्रैल, जो भी समझो, मार्च या अप्रैल समझो, 2028 के अंदर। ठीक है, हो जाएंगे। अगर 6 से, ये पॉइंट याद रखना है, 6 से 8 वीक तक आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका प्रोबेशन कंप्लीट हुआ या एक्सटेंड हुआ। यह बात आपको 6 से 8 वीक तक पता लग जाएगी। यह बात क्लियर हुई आपको कि आपको 6 से 8 वीक तक प्रोबेशन कंप्लीट होने का या एक्सटेंड होने का पता लग जाएगा। अब सवाल यह है, कंप्लीट हुआ तो डन है, और अगर हुआ एक्सटेंड, ठीक है, तो कितना होगा भाई। अब ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। मैक्सिमम 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो, मैक्सिमम। ठीक है, और अगर कोई एक्सेप्शनल केस होता है तो जो आपका प्रोबेशन है ना, प्रोबेशन का डबल पीरियड, इससे ज्यादा आपका मैक्सिमम नहीं हो सकता। ठीक है, मान लो 2 साल का प्रोबेशन है तो ज्यादा से ज्यादा 4 साल, ऐसे कुछ होता है ना। ठीक है, मैक्सिमम डबल पीरियड से ज्यादा प्रोबेशन में कोई कैंडिडेट नहीं रह सकता। ठीक है, अब हम देखेंगे जो जैसे ट्रांसफर के केस में क्या होता है। ट्रांसफर, अगर मान लो किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर होता है, ये एम्प्लॉय है, इनका हो जाता है ट्रांसफर। ठीक है जी, अब क्या होगा, अब ये होगा अगर ये कंफर्म्ड थे, कंफर्म्ड एम्प्लॉय, अब ये ट्रांसफर हुआ है इनका टू न्यू पोस्ट हुआ है, ट्रांसफर हुआ है बस, और कंफर्म्ड एम्प्लॉय है, तो क्या होगा, नो प्रोबेशन, यानी ये कंफर्म्ड है। और इफ नॉट कंफर्म्ड, उससे पहले ट्रांसफर हो जाए, तो क्या होगा, प्रोबेशन उनका रहेगा, कितना रहेगा, जितना न्यू प्रोबेशन रहेगा उनका। ये चीज थोड़ी सी आपको समझनी जरूरी है। ये एक नया टॉपिक है जो हमने आपको समझा दिया, कंफर्मेशन वाला। ठीक है, अब क्या है, अब अगर किसी बच्चे को लगे कि पेपर में तो सीसीएस रूल पूछ रहे हैं सर, ये रिक्रूटमेंट रिजर्वेशन क्यों बता रहे, भाई इसलिए बता रहा हूं, एक एक दो दो क्वेश्चन निकलते हैं इनमें से, अगर निकले आए पेपर में तो आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डिटेल्ड हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि सिलेबस है क्या। ठीक है, बट एग्जैक्टली डोंट वरी, आप सोचो मत इसके बारे में ज्यादा। सीसीएस के जो सीसीए रूल्स है वो हम आपको करवा देंगे अब आगे। ठीक है, 1965 सीसीए, क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील, इसमें कुछ जरूरी चीजें हैं कि अपील है, कितने दिन तक अपील करनी है, क्या करना है, वो पॉइंट डिस्कस करने हैं बस आपसे। तो नेक्स्ट क्लास आपकी यही होने वाली है, क्लास नंबर 14 हो गई। ठीक है बच्चों, तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके, लाइक करके आप जरूर बताएंगे हमें, बिकॉज टीचर का मोरल अप होता है अगर आपको क्लास अच्छी लगती है। सजेशन जरूर आप भेजें अगर कुछ ऐसा है जो आपको ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस सेशन भी हम बहुत जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। फर्दर बेसिकली प्रिपरेशन से जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहां से गाइडलाइन मिलेगी कि आप हमारे प्रिपरेशन के एमसीआरई टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। mannatofficial14@gmail.com आपकी ऑफिशियल वो ईमेल आईडी है जिस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं कि कैसे ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन नहीं करना है, कोई क्वेरी है वो क्वेरी आप भेज सकते हो। ठीक है, तो क्लासेस जितनी इससे पहले हो चुकी है आप रिवाइज करते रहो। ठीक है, प्रिपरेशन आपकी बूस्ट होती रहेगी। बाकी मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून दोस्तों।